हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम हर तरीके से इस डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हेडलाइन हिजाब एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा रूबरू होंगे इस टॉपिक से, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक, हर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर भी। कर्नाटका का जो भी इंसिडेंट हुआ है तो वो आप देख ही रहे हो। खैर, यहाँ पे हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, एज एन इंडियन सिटीज़न इन चीज़ों की ज़रूरतों को समझने के लिए, और इस तरीके से कि कहीं ना कहीं चीज़ें किस हिसाब से रेलिवेंट हैं। ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं हमारे इस डिस्कशन पे। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है? तो रिसेंटली आपने देखा होगा 6 स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया एंटर करने के लिए कॉलेज में, कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, कि वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हैं। हिजाब क्या है? वो एक हेड कवरिंग वोन करा जाता है पब्लिक में कुछ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, जो हेड स्कार्फ वगैरह होता है, बुर्का टाइप का। तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मतलब उस पर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि वहाँ के जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पर ये चीज़ें प्रोहिबिटेड कर दी जाएंगी। और इस इशू को कहीं ना कहीं लीगल क्वेश्चंस उठने लग गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 तक ये टॉपिक है। और साथ ही साथ राइट टू वेयर हिजाब जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान उसको प्रोटेक्शन देता है या फिर नहीं देता? अगर एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनती है तो फिर संविधान उसको बैकिंग प्रोवाइड करता है या नहीं? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप देखिएगा कर्नाटका के शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर लो, कहीं ना कहीं मतलब पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कम्युनलिज्म आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ मतलब मुस्लिम विमेंस जो छात्राएं हैं, इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं वो अल्लाह अकबर किनारे लगा रही हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो मतलब बॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं भगवा रंग पहनकर चले आए हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट जो है वो अपने आप में नेशनल, छोड़ दीजिए आप इंटरनेशनल तक भी कवरेज दे दी गई है। जैसा कि आपने हाल ही में ट्वीट देखा होगा, नोबेल पीस से सम्मानित पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिन्होंने ये तक कहा कि कॉलेज जो है वो फोर्स कर रहा है कहीं ना कहीं कि मतलब शिक्षा और हिजाब के बीच में क्या चुनना है, और अगर महिलाएं स्कूल चुनती हैं तो हिजाब जो है वो हॉरिफाइंग, कहीं ना कहीं इस तरीके से गवर्नमेंट जो कर रही है वहाँ की वो सही नहीं है। लीडर्स को इस तरीके से मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए मुस्लिम महिलाओं का। तो ऐसा कुछ मलाला यूसुफजई का कहना है पाकिस्तान की तरफ से। और साथ ही साथ ये अक्रॉस द नेशन, अब मध्य प्रदेश की आप बात कर लो, वहाँ पे भी वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो हिजाब को बंद करने की बात कर रहे हैं। आप साथ ही साथ दिल्ली में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ में मतलब एक आर्ट्स कॉलेज को लेकर के कहीं ना कहीं मतलब जो मुस्लिम विमेन है वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि उनसे यही हिदायतें दी जा रही हैं कि मतलब हिजाब अलाउड नहीं होगा। और साथ ही साथ ये अक्रॉस द स्टेट्स अब आपको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे कि ये सभी हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं अब। तो पता नहीं क्यों ये टॉपिक इतना दिन से मतलब आराम से बैठा हुआ था और सडनली इसको इस तरीके से तोल दी जाने की ज़रूरत क्या थी। खैर, हम जैसा कि हमने कहा कि इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रखेंगे इस डिस्कशन को। तो आइए आपको सीधा का सीधा हम लिए चलते हैं। हाउ इज़ रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? किस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम जो है वो संविधान के तहत प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 1 जो है संविधान का, वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और राइट देता है फ्रीली प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपागेट करने का रिलीजियन को। ठीक है, तो आपको समझ लेना फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या, कि हमारा अंदर का फ्रीडम, इनर फ्रीडम एक इंडिविजुअल का, कि हमारा किस तरीके से रिलेशन होगा ऊपर वाले के साथ या फिर क्रीचर के साथ जो भी हम डिज़ायर करते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, किस तरीके से हमारा रिलेशन होगा उस परमात्मा के साथ में। राइट टू प्रोफेस की बात कर ले तो कहीं ना कहीं ये राइट देता है कि हम अपने रिलीजियस बिलीव्स को एज अ हिंदुइज़्म या फिर इस्लाम में कहीं ना कहीं किस तरीके से हम अपने बिलीव्स को, जो भी धारणाएं हैं, उसको हम ओपनली और फ्रीली फेथ कर सकें, पूजा हम कर सकें। प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करने की बात कर लेते हैं तो प्रैक्टिस में परफॉर्म करना है रिलीजियस वर्शिप वगैरह, आराधना, साधना, पूजा पाठ करना, रिचुअल्स वगैरह, सेरेमनीज कंडक्ट करना, और ये सारे के सारे प्रैक्टिस में आते हैं। और प्रोपागेट करना यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, कहीं ना कहीं एक धर्म को दूसरे धर्म से मतलब एक पॉजिटिव तरीके से जोड़ के देखना। ऐसा नहीं कि हम किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मतलब उसका धर्म परिवर्तन कराना है, लेकिन हम सिर्फ बता सकते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो इस तरीके से है, बहुत पीसफुल तरीके से, तो इस तरीके से उसको हम मतलब प्रोपागेट करना। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, जो कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है, उसका ये पार्ट है। और ये जो राइट है वो गारंटी करता है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या? देखिए, लिबर्टी
यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये टर्म ध्यान रखना है जो कि प्रियम्बल में मेंशन है। तो लिबर्टी जो है वो अपने आप में आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं मतलब स्वायत्तता प्रदान करता है, मतलब आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो लिबर्टी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से है। अब आप अगर पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर लो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी मतलब ये कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए स्टेट ने राइट्स दिए हैं, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स कह सकते हो। और नेगेटिव लिबर्टी मतलब क्या, कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी इंटरफेरेंस या फिर ऑब्स्टेकल ना हो उनके फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये स्टेट को ध्यान रखना है, ये है नेगेटिव लिबर्टी। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक नेगेटिव लिबर्टी के अंदर आता है। तो प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट बने तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ लिमिटेशंस भी हैं, रिलीजियस फ्रीडम पर लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, तो सभी फंडामेंटल राइट्स की तरह ही यहाँ पर भी स्टेट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है राइट को फॉर ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट्स। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगेन प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट देकर के पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किन किन क्राइटेरिया पे रिलीजियस फ्रीडम को लिमिट किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, साथ ही साथ डिसेंसी, हेल्थ और मोरालिटी, नैतिकता, और अगर बाकी के स्टेट इंटरेस्ट में भी उसको कवर किया जा सकता है। खैर ये अपने आप में एक वेग टर्म है, क्योंकि एग्जैक्टली वो क्या आएगा फिर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे लेकर के किया है। तो शिरूर मुथ केस इन 1954, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 to 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी का हिस्सा है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी का मतलब ये है कि टर्म रिलीजन जो होगा वो कवर करेगा सभी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को, और ये इंटीग्रल होंगे एक रिलीजन का, ठीक है। जो भी रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस परफॉर्म किए जाते हैं ये एक रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट होगा। यही है डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, जो कि 1954 में शिरूर मुथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आप अगर मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप इंटरव्यू में अपने आंसर्स को बैक देने के लिए आप इन जजमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये कैसा है कि आपके आंसर को बैलेंस कर पाएगा। देखिए ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप मतलब कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा कट्टर बन जाते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रो या बहुत ज़्यादा कॉन्स में नहीं जा सकते हो। क्योंकि अगर हम हिजाब की बात कर लेते हैं तो अपने आप में इस्लाम जो है उसमें कहीं पे भी ये मैंडेटरीली नहीं कहा गया है कि हिजाब महिलाओं को पहनना चाहिए, क्योंकि हिजाब अपने आप में सिर्फ आप कह सकते हो हमारे देश में सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम ना के बराबर है। तो उसी तरीके से ये भी है कि हिजाब जब आया था तो उस वक्त यही था कि मतलब पूरी बॉडी को ढकना, कवर करना, साथ ही साथ उनको मतलब मेल जो होंगे वो मतलब गलत नज़र से ना देख सकें, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो पर्दा सिस्टम की तरह ही। लेकिन आज देश 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम है हम उनको कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो कि कम करने की कोशिश में लगे हैं। खैर अपने आप में फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज़रूरी है, तो किसी को क्या पहनना है नहीं पहनना है ये अपने मतलब ऊपर होना चाहिए कि हमें उन चीज़ों के कहीं ना कहीं इम्पोज नहीं करना है, सामने वाले पे किसी तरीके से इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर आप मतलब जजमेंट की बात कर लो तो 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग करा था, जहाँ पे आनंद मार्ग जो सेक्ट हैं वहाँ पे उनको कहा गया था कि जो तांडव डांस किया जाता है, तांडव डांस आप देखोगे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जब उनके कहीं ना कहीं वो एंगरनेस को दर्शाता है। तो तांडव डांस जो पब्लिक स्ट्रीट्स में परफॉर्म करे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद मार्ग सेक्ट के पास में ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है परफॉर्म करने का, इस वजह से ये मतलब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता। जैसा कि हमने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था, कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया था कि एक मुस्लिम एयरमैन को मतलब एक मुस्लिम फौजी को निकाला गया था इंडियन एयरफोर्स से फॉर कीपिंग अ बियर्ड, एक्चुअली ये फॉर होगा, तो दाढ़ी रखने के वजह से 2016 में एयरफोर्स से एक मुस्लिम एयरमैन को डिस्चार्ज करा गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सराहा था, उस फैसले पे कहीं ना कहीं मतलब कन्फर्मेशन दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट 1964 का जो है, तो आर्म्ड फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो ग्रोथ ऑफ हेयर होता है मतलब बालों का बढ़ना आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए ये प्रोहिबिट किया जाता है उसके तहत, कि मतलब बड़े बाल अलाउ नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट
फॉर पर्सनल जिनका रिलीजन जो है वो प्रोहिबिट करता है कटिंग ऑफ हेयर या फिर शेविंग ऑफ फेस, तो वो उन धर्मों के लिए मतलब अलाउ मतलब नहीं करा जाएगा, मतलब उनको एक्सेप्शन में रखा जाएगा जिन धर्म में ये कहा जाता है कि मतलब वो बाल ना तो कटवा सकते हैं ना ही शेव करवा सकते हैं, तो उन कंटेक्स्ट में उसको छोड़ा गया था। खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बियर्ड को रखना कभी भी एक एसेंशियल पार्ट नहीं होता इस्लामिक प्रैक्टिसेस का, जैसा कि हमने कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी जो है वो शिरूर मुथ केस में 1954 में इसको डिस्कस करा गया, और उसके बाद से आप देख सकते हो कि मतलब ये जो डॉक्ट्राइन है इसको लेकर के ही चीज़ों को मतलब देखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मतलब डिस्कस कर लेते हैं तो इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, एक सेकेंड सॉरी, मतलब कोर्ट के हियरिंग्स क्या हैं हिजाब को लेकर के, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला बात तो ये है कि कहीं ना कहीं मतलब इन आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE 2016 अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रैक्टिस है हिजाब को पहनने का ये अपने आप में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, और कहीं ना कहीं उन्होंने खैर ड्रेस कोड जो था जो CBSE ने प्रेस्क्राइब किया था उसको क्वैश तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हिजाब पहनना है वो अपने आप में एक रिलीजियस मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है, एज पर द आमना बिन्त बशीर वर्सेस CBSE 2016। केरल हाई कोर्ट ने इस चीज़ को पुख्ता करा था, ठीक है। नेक्स्ट फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 2018, अब 2 साल बाद फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में अब दूसरा जजमेंट आता है। यहाँ पे कहा जाता है कि कलेक्टिव राइट्स जो होगा एक इंस्टीट्यूशन का उसको प्राइमेसी दिया जाएगा, उसको तवज्जो दिया जाएगा ओवर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पिटिशनर। तो अगर 2 लोग मतलब 2 सपोज विमेन मुस्लिम विमेन अगर वो हिजाब को लेकर के मतलब गई हैं कोर्ट में, और अगर ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन का वो रूल ही वही है तो इंस्टीट्यूशन डोमिनेट करेगा ना कि वो 2 विमेन। तो इस तरीके से दोनों ही जजमेंट्स अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला आमना बिन्त बशीर में हमने देखा कि वहाँ पे कहा गया कि जो हिजाब पहनना है वो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी यानी कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है हिजाब पहनना। लेकिन फातिमा तस्नीम जैसे स्टेट ऑफ केरल में कहा गया कि जो इंस्टीट्यूशन का कलेक्टिव राइट होगा उसको प्राइमेसी दिया जाएगा, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द पिटिशनर के कंटेक्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अलग अलग मतलब आपको वेरियस जजमेंट्स देखने को मिल जाएगा जहाँ पर कि मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि बैन करना हिजाब को स्कूल्स और कॉलेजेस में ये वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का, और प्रैक्टिस करना रिलीजन का एज प्रेस्क्राइब बाय आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग जजमेंट्स से अगर हम निकाल करके देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मोटा मोटा जजमेंट्स जो है वो यही कहता है कि हिजाब जो है अगर उसको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मतलब बैन किया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा कि आप कहोगे कि मतलब हमारा जो प्रैक्टिस करना है रिलीजियन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक और जजमेंट है वो आप ध्यान रख सकते हो, एक सेकेंड हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं, तो वो है आशा रंजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आप ध्यान रखिएगा, आशा रंजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये जो है वो 2017 का है जहाँ पे कहा गया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट यील्ड टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपने तक ही सिर्फ सीमित रखे, कहीं ना कहीं मतलब किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से पूरे सोसाइटी को प्रॉब्लम ना होना चाहिए, पूरे सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इक्वालिटी इन शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। तो आशा रंजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 का जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट यील्ड टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ये जजमेंट्स को अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप बिल्कुल वहाँ पर मेंशन करते चलो, वरना हम PDF जब प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल हमारा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से एग्जाम में आप लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं कुछ कंट्रीज़ को जिन्होंने ऑलरेडी हिजाब को बैन कर रखा है। तो अगर हम उनकी बात कर लेते हैं तो जैसे आप देख सकते हो स्विट्ज़रलैंड है, उन्होंने रिसेंटली बैन किया था हिजाब को, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस ने भी रिसेंटली ही बैन किया था। कह रहे हम उस टॉपिक को भी देख लेंगे। एक्चुअली फ्रांस और इंडिया के बीच में अगर आप बात कर लो, ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म के बीच का डिफरेंस क्या है। कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अपने आप में सेक्युलर कंट्री है, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। एज पर आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देखोगे DPSP में जो मेंशन है
जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का हिस्सा भी है। तो आप देखिएगा हम किसी भी एक धर्म को विशेष मतलब कहीं ना कहीं नहीं मानते, हम सबको एक समान रखते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। हमारे यहाँ आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं रिलीजियन को हम प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा हमारे देश में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं अगर हिंदू पिलग्रिम्स, तो उनको भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ अगर मक्का मदीना के हज यात्रा के लिए भी जाते हैं मुस्लिम्स, तो उनको भी सब्सिडी प्रोवाइड कराया जाता है। खैर उन सब्सिडी को कहीं ना कहीं कम करने की बात करी गई है, साथ ही साथ टाइम एंड अगेन उनको हटाने की भी बात चल रही है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अपने आप में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। हम रिलीजियन को ऐसा नहीं है कि एकदम से अलग रख देते हैं। वेस्टर्न नेशंस कैसा है कि वो सिर्फ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे ही फोकस करते हैं। रिलीजन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है, वो रिलीजन को कभी भी अपने साथ नहीं लेकर के चलते हैं, इस वजह से वो नेगेटिव है। तो फ्रांस वगैरह कैसा है कि वहाँ पे बुर्का पहनना ये सब जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली बैन है। तो आप फ्रांस को इस तरीके से देख सकते हो। श्रीलंका ने भी रिसेंटली ही करा था, काफ़ी प्रोटेस्ट वहाँ पे भी हुआ था। तो बेल्जियम हो गया, चाइना जिनजियांग रीजन आप देखिएगा तो उइघुर मुसलमान वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। डेनमार्क, बुल्गारिया, यूरोपियन यूनियन, चैड है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गैबोन है, लतविया है। तो ये सारे नेशंस हैं जहाँ पे ऑलरेडी हिजाब जो है वो बैन हो चुका है। क्या जैसा कि हमने कहा कि हमारा देश जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करता है, तो हमें उसी तरीके से बात करनी चाहिए। अब कुछ कंसर्न्स जुड़े हुए हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी यूनिफॉर्म कोड मैंडेटेड ही नहीं है पूरे राज्य में। स्टिल जो राज्य है वो इंटरफेयर कर रहा है डिसाइड करने के लिए कि यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो अपने आप में ये एक मतलब आयरनी वाली बात है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उन यूनिवर्सिटीज़ को कोई भी मतलब गाइडलाइंस मिला ही नहीं है, फिर उन्होंने कभी दिया ही नहीं कि क्या यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर यूनिफॉर्म कोड हो और फिर आप उस एविडेंस पे बात करो तो समझ आता है। यहाँ तो कोई यूनिफॉर्म कोड है ही नहीं। स्टिल जो है वो स्टेट इंटरफेयर कर रहा है कि क्या पहन के आना चाहिए, क्या पहन के नहीं आना चाहिए। तो ये अपने आप में डेफिनेटली आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, जो कि फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। और वो फंडामेंटल राइट हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ ही साथ ये रेस करता है कुछ लीगल क्वेश्चंस भी, क्या कवर करना हेड जैसे कि कुछ रिलीजन्स में होता है आप देखिएगा, तो क्या वो कहीं ना कहीं मतलब वायलेशन माना जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा जैसे फीमेल हिजाब को बैन करने की बात हो रही है, तो क्या सेम जो टर्बन एक सिख के द्वारा पहना जाता है, पुरुष सिख के द्वारा, क्या उसको भी बैन करने की बात होगी। क्योंकि अपने आप में वो भी रिलीजियस प्रैक्टिस ही है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप देखिएगा तो हेलमेट जो लगाने का प्रावधान है वो सिख के लिए नहीं है, क्योंकि इवन किरपान वगैरह लेकर के चलना वो भी एज़ पर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो चीज़ें उनको एग्जेम्पशन देती हैं। तो इस वजह से क्या वो एग्जेम्पशन इनको भी ख़त्म कर देंगे, या फिर क्या हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही अब डिसाइड करेगा कि क्या पहन के आना है और क्या पहन के नहीं आना है। क्योंकि आज अगर ये बुर्का कह रहे हैं, हिजाब कह रहे हैं, कल वो कुछ और कहेंगे। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये एक इशू बन गया है कंपीटिंग राइट्स का, क्योंकि आर्टिकल 25 एंड 26 जो है वो अपने आप में कंपीट कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जैसा कि हमने देखा इवन फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 भी इसी चीज़ में लगा हुआ है। हिजाब बैन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो मुस्लिम गर्ल्स को होगा जो एजुकेशन लेती हैं, क्योंकि इससे फैमिली जो है वो मना कर देगा कि नहीं ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है एजुकेशन लेने की। इससे कहीं ना कहीं जो राइट टू एजुकेशन है वो भी एक फंडामेंटल राइट ही है अंडर आर्टिकल 21A, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है। और साथ ही साथ मतलब वो फंडामेंटल राइट के अलावा फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। तीनों जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन भी वायलेट होता नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये दुखद बात होगी। ऑलरेडी 3 दिन के लिए कर्नाटका में बंद करने की बात करी गई है स्कूल्स कॉलेजेस को। तो मतलब सिर्फ ड्रेस कोड को लेकर के मतलब एजुकेशन सिस्टम को हम मतलब इंटरफेयर करना पड़ रहा है, उसमें दखल अंदाजी देनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम गिर रहा है। पॉलिटिक्स अच्छी बात है, वहीं से कहीं ना कहीं लीडर्स निकल के आते हैं। एजुकेशन सिस्टम में पॉलिटिक्स होना चाहिए, लेकिन उस तरीके से कि मतलब आप पॉलिटिकल साइंस को एक तरीके से पढ़ो, ना कि पॉलिटिक्स करो आप। और कहीं ना कहीं देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा हमेशा से फिलॉसफी रहा है। तो एकजुट रहना इस देश का सबसे बड़ी ताकत है। तो हमें इस तरीके से मतलब छोटे मोटे इंसिडेंट्स को नहीं देखना चाहिए, कहीं ना कहीं ये मतलब इंटरेस्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझनी होंगी कि टाइम एंड अगेन अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस लाता है तो ठीक है, हम वहाँ एजुकेशन लेने जा रहे हैं, ना कि इस तरीके से ड्रेस कोड का प्रचार करने के लिए या फिर किसी भी तरीके से। तो हमें उन मतलब आप कह सकते हो कि मतलब उन गाइडलाइंस को मान लेने में भी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेजरली फोकस हमारा एजुकेशन लेने के ऊपर होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो है उन्होंने पास किया है एक ऑर्डर जो स्टेट करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, वो मैंडेटरीली वियर करेंगे यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय देम। तो एक उन्होंने मतलब नॉर्मली एक गाइडलाइन इशू करा है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि क्लोथ्स विच डिस्टर्ब इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर कुडंट बी वोर्न। अब अपने आप में आप इन टर्म्स को देखिएगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी पेचीदा हैं, क्योंकि आप ऐसे कौन से ड्रेसेस हैं जो आप इस कैटेगरी में रखोगे और किनको आप एग्जेम्पशन दोगे। खैर ये तो डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर टर्म्स आपने यूज़ कर लिए हैं जो डिस्टर्ब करेंगे इक्वालिटी। अब कौन से क्लोथ्स इक्वालिटी को डिस्टर्ब करेंगे? हो सकता है किसी का मन जीन्स पहन के आने का है, हो सकता है किसी का मन शर्ट पैंट पहन के आने का है, किसी का मन स्कर्ट्स पहन के आने का है, किसी का मन हिजाब पहन के आने का है, किसी का मन दुपट्टा और सलवार कमीज पहन के आने का है, किसी का मन साड़ी पहन के आने का है। नाउ आप इसमें इक्वालिटी किस तरीके से ला सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल। साथ ही साथ इंटेग्रिटी, अब आप इंटेग्रिटी को किस तरीके से देखोगे कि किस तरीके से मतलब आप इंटेग्रिटी को किस तरीके से आप पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को आप चेक कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब आपका जो क्राइटेरिया है वो अपने आप में मतलब आप कह सकते हो कि वेग है, फिट नहीं बैठता है, समझ नहीं आने वाला है। तो एक आप कह सकते हो कि ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ों को रखना ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब इंडिया एज अ नेशन, हमारा जो मतलब नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, इन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं उस पर हमें प्राउड होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड आप कह सकते हो कि मतलब आप लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं वो एकता बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल फोरम्स में एज अ नेशन इंडिया जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन फिर सही नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो एक नेशन के इमेज को बिगाड़ते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को। कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोविड-19 और काफ़ी सारी समस्याएं हैं देश के सामने, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं मतलब हमें नए ऐसे एजेंडास को प्रोपागेट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं फोकस हमारा ग्रोथ पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए, एक होलिस्टिक एजुकेशन पे होना चाहिए, और उन चीज़ों में रिफॉर्म्स से जुड़ा होना चाहिए। और अगर आप ड्रेस कोड भी लाते हो तो आप इस तरीके से ड्रेस कोड लाओ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें वायलेट ना करें। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा एंड लेट्स सी, वो जो भी होगा हम उस पर एक वीडियो ला देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारा फोकस कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मतलब इन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए कि किस तरीके से हम हार्मनी वगैरह प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कॉमन ब्रदरहुड जो हमारा फिलॉसफी है, मतलब आप प्रियम्बल में भी आप देखो फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो है, उस तरीके से हम उन चीज़ों को मेंटेन कर सके। साथ ही साथ हम मतलब सभी जो लोग हैं भारत में, चाहे वो रिलीजियस तरीके से जुड़े हों, लिंग्विस्टिक तरीके से जुड़े हों, या फिर रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मतलब जुड़े हुए होने चाहिए। और जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको रिनाउंस कर दिया जाए जो कि महिलाओं के डिग्निटी से जुड़े हुए हैं। अगर वो महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ होना चाहिए तो उन प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं डिनाउंस करने की बात होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको हम लिए चलते हैं वे फॉरवर्ड की तरफ। तो आप वे फॉरवर्ड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है इन वालेट जोन ऑफ फ्रीडम, कहीं ना कहीं वो फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से इन पर्सनल मैटर्स एज लॉन्ग एज द इफेक्ट ऑफ दिस फ्रीडम डज नॉट कॉज हार्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्रीडम की बात हमारा संविधान हमेशा से करता आया है, और फ्रीडम भी इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब सामने वाले को मतलब हार्म ना हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन ना लगे कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो फ्रीडम है एज पर द आर्टिकल 14, जैसा कि हमने बताया, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमने एक हिस्सा जो है वो यूएस से लिया और एक हिस्सा हमने यूके से लिया है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। राइट टू इक्वालिटी जो है वो अपने आप में पॉजिटिव है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो आप देख सकते हो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखिएगा। साथ ही साथ जो कोर्ट है वो अटेंशन पे करता है जस्टिस RF नरीमन के डिक्टम पे इन द सबरीमाला रिव्यू, जो कहता है कि होली बुक जो है संविधान का वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो इस वजह से हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि हर एक रिलीजन अपने तरीके से उन चीज़ों को प्रमोट करते नजर आएंगे। लेकिन संविधान जो है वो उस तरीके से बनाया ही गया है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम समझ सकें, उन चीज़ों को हम मतलब आगे बढ़ा सकें और उन चीज़ों को हम प्रमोट कर सकें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होली बुक होनी चाहिए, और लोगों को उन चीज़ों पे विश्वास होना चाहिए कि इसी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं जो भी आज इस देश में समस्याएं हैं उनको हमें लड़ना है, ना कि इन सभी चीज़ों से जिससे हमारी देश की जो यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क ना आए। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है वो हमने बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको बहुत सारी बातें नज़र आएंगी। कहीं ना कहीं अभी जो भी हेट स्पीचेस नहीं फैलाने हैं, साथ ही साथ र्यूमर्स को नहीं स्प्रेड करना है, हमें सभी
कहीं ना कहीं जो भी कम्युनिटीज़ हैं उन सबको एक साथ रहना है, उन सबको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो नारा है वो लेकर के चलना है। और मेजर फोकस हमारा एजुकेशन सिस्टम पे होना चाहिए। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना एज़ पर आर्टिकल 19, लेकिन आप स्ट्राइक मत करो, आप किसी को हार्म मत पहुंचाओ। आप कहीं ना कहीं मतलब आप एजुकेशन सिस्टम को मतलब, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब एक गाइडलाइन और भी इशू करा गया है कि मतलब कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के बाहर मतलब आप कुछ ना कुछ गैंग बना करके, गुट बना करके आप खड़े नहीं हो सकते हो एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी मतलब समझना चाहिए। बेंगलुरु वगैरह कैसा है कि आईटी हब है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्टवेयर जो काम होता है जुड़ा हुआ वो बेंगलुरु शहर से ही होता है। सदर्न स्टेट्स अपने आप में बहुत ही प्राइम एग्जांपल्स हैं डेवलपमेंट का, और काफ़ी सारी मतलब फ़िलोसॉफ़ीज़ का जिनसे हम मतलब सीख सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें इन इंसिडेंट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और बाकी जो भी बातें हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पीसफुली प्रोटेस्ट करें गवर्नमेंट के सामने। मतलब आप आराम से उन चीज़ों को बात करो, आप इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं मतलब रिलीजियस बिलीव्स को इतना ज़्यादा मत तवज्जो दो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है, तो उनका जो भी वर्डिक्ट होगा आपको उस चीज़ का मतलब पालन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मतलब जो भी सर सैयद अहमद खान, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं उनका भी सेम यही मानना था कि मतलब आप बिल्कुल ठीक है मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो ठीक है, लेकिन वो समझ गए थे कि रिलीजन से ही सब कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि एजुकेशन ही इकलौता सिस्टम होगा जो उनके कम्युनिटी को मतलब रिवाइव करा सकेगा। और यही इकलौता मतलब तरीका हर एक के लिए है। आज किसी को भी अगर डेवलपमेंट के पाथ पे जाना है तो एजुकेशन कंपलसरी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान के प्रिंसिपल्स पे हमें चलना चाहिए कि उन्होंने हमेशा से कहा था कि साइंस का जो बुक होना चाहिए वो एक हाथ में होना चाहिए और फिर कुरान का बुक दूसरे हाथ में होना चाहिए, लेकिन मेजर फोकस हमारा एजुकेशन सिस्टम पे ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने इस डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मतलब बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स रखिएगा। याद रखिएगा अपने शब्दों की जो भी आपकी मतलब भावनाएं हैं उसको आप सीमित रखिएगा, कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा और कभी भी मतलब हमें हानि नहीं पहुंचानी है। ये हमारा ही देश है, ये हमारे ही देश के लोग हैं, हमें इस भाईचारे को बनाए रखना है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा जीवन नहीं होता, बहुत बड़ा आयु काल नहीं होता। तो इन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंट करना होगा और इस डाइवर्सिटी को बनाए रखना है। इंडिया एज अ नेशन हम इन चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छे से और इस वजह से कहीं ना कहीं आज हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कंप्लीट होने वाला है इस साल, तो हमें इस डाइवर्सिटी को हमेशा से बनाए रखना है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।